नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर कॉलेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम केवीएस पीआईटी 2013 के पेडोगाजी के जितने क्वेश्चन आए थे, उस समय 2013 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज उन 40 क्वेश्चन का हल देखेंगे हम। और प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं केवीएस पीआरटी के, मैं सभी सॉल्व करवाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षा को किसी व्यक्ति के जीवन को किसके लिए सक्षम बनाना चाहिए? बेहतर के लिए, संतोषजनक, अधिक अधिक सार्थकता और सभी सार्थक संबंधों के लिए। तो इसका सही आंसर है सभी सार्थक संबंधों के लिए। यानी शिक्षा को किसी व्यक्ति के जीवन को सभी सार्थक संबंधों के लिए सक्षम बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में अक्षरों को पहचानने की शुरुआत होती है? 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में और 5 वर्ष में। इसका सही आंसर है 6 वर्ष, 3 वर्ष में, ऑप्शन 3 यानी 3 वर्ष में। 3 वर्ष की उम्र में अक्षरों को पहचानना शुरू करते हैं, क्योंकि यह एक मध्य बहुशब्द अवस्था होती है, जिसमें बच्चे क्या क्या सीखते हैं? नए नए शब्दावलियाँ सीखते हैं। प्रश्नों को पूछते हैं बच्चे। 4 से 6 शब्दों को संयोजित करना यानी मिलाकर बोलना सीखते हैं। किसी वस्तु का वर्णन करना होता है तो उसमें वाक्यों का उपयोग करते हैं, नए नए वाक्यों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, सहयोग सीखते हैं, संघर्ष सीखते हैं, सभी। तो जब बच्चे खेल समूह में भाग लेंगे तो प्रतिस्पर्धा भी सीखेंगे, सहयोग भी सीखेंगे, संघर्ष भी सीखेंगे। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। जी, जैसे कि जब खेल समूह में भाग लेंगे तो बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, संघर्ष करते हैं बच्चे, संघर्ष का कारण विकसित होता है। ये सभी भावनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आमतौर पर मानव की यानी किससे संबंधित होती है? भावना से, विचारों से, व्यवहार से और सभी से। यानी मनोविज्ञान आमतौर पर मानव की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों यानी सभी से संबंधित होती है। इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं? भौतिक दुनिया से सीधे संपर्क से, सामाजिक स्थितियों से जहां भाषा सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तीसरा है सामाजिक परिस्थितियों से जहां भाषा एक निश्चित भूमिका निभाती है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं? भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान क्या होता है? भाषा का मूल, भाषाओं के बीच संबंध, भाषाएं कैसे समय के साथ परिवर्तित होती हैं, इनमें से सभी। तो भाषा विज्ञान क्या है? भाषा मूल भी है, भाषाओं के साथ संबंध भी है, भाषा कैसे समय के साथ परिवर्तित, ये भी तीनों है। तो मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। भाषा मूल को वर्णित करता है, भाषाओं के बीच संबंध को पहचानता है, भाषा कैसे समय के साथ परिवर्तित होती है इसके बारे में बताता है। शारीरिक वृद्धि और विकास क्यों कहा जाता है? परिपक्वन के कारण, उत्सुकता के कारण, आनुवंशिकता के कारण और गतिशीलता के कारण। शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है वो परिपक्वन के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिपक्वन। शारीरिक वृद्धि और विकास परिपक्वन कहा जाता है क्योंकि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों या क्षमता के विकास को बताता है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध के माध्यम से भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक रूप से परिपक्व होने की एक प्रक्रिया है। 8वां है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, ये सभी। तो विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक कौन है? संस्कृति भी है, पोषण की गुणवत्ता भी है, सीखने की गुणवत्ता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरण को आमतौर पर किसके फलस्वरूप होनी चाहिए? पारितोषिक यानी रिवार्ड, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है परिणाम का ज्ञान, चौथा है दंड। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारितोषिक, रिवार्ड हो जाएगा।
अभिप्रेरण होता क्या है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है अभिप्रेरण। आमतौर पर एक पारितोषिक के फलस्वरूप होता है यह मूल रूप से एक व्यवहार या कार्यवाही को बताता है। 10वां, एक अच्छा मॉनिटर का चयन करने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए? शैक्षिक प्रदर्शन, शारीरिक बनावट, छात्रों की पसंद और शिक्षक की पसंद। तो कक्षा मॉनिटर का कौन कक्षा का मॉनिटर बनता है? जो क्लास में बच्चा सबसे अच्छा हो पढ़ने में, लिखने में, शांति और अनुशासन बनाए रखने में, शिक्षक के प्रति मतलब सहानुभूति मतलब शिक्षक के जो अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रखता हो क्लास में, तो उस बच्चे को टीचर मॉनिटर बनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रदर्शन। 11वां, एक अच्छे शिक्षक को अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है कब? आसपास के लोगों के साथ लोकप्रियता, ऊंची हैसियत, वित्तीय लाभ, सम्मान और प्रतिष्ठा। तो एक अच्छा शिक्षक होगा तो उसे संतुष्टि कब प्राप्त होगी? जब उसे सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अच्छे शिक्षक समाज और छात्रों और समाज से प्राप्त सम्मान और प्रतिष्ठा से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत करते हैं, हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे छात्रों का भविष्य बनाते हैं, उनकी सफलता में योगदान देते हैं, सीखने में सक्षम बनाते हैं। छात्रों से कोई समस्या जुड़ी हो तो उसका निपटान शिक्षक ही करते हैं। अपने छात्रों को स्कूल के गेट से घटिया खाद्य पदार्थों को खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? स्कूल के गेट से फेरी वाले को हटा देंगे। दूसरा है छात्रों को बाहर जाने से मना करेंगे। तीसरा है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। चौथा है सभी को सभा में घोषणा करेंगे कि छात्रों को ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? जो कि सबसे उचित है, सभा में घोषणा करेंगे कि छात्रों को ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि जब छात्र घटिया पदार्थ खाएंगे तो उनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, बच्चे गंभीर रोग से पीड़ित हो जाएंगे, शारीरिक मानसिक वृद्धि में बाधा होगी। तो ये सभी कारण हैं। अगला है, जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन को अक्सर तोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें डराने के लिए कुछ छात्रों को निष्कासित करेंगे, प्रधानाध्यापक को दृढ़ता से रिपोर्ट करेंगे, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, उन छात्रों को कड़ा दंड देंगे। जब छात्र अनुशासन अक्सर में तोड़ेगा तो आप क्या करेंगे? छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि छात्र ऐसा कर रहा है, ऐसी गलतियां कर रहा है। उसमें छात्र जो बच्चे की समस्या का कारण जानेंगे शिक्षक, और उन्हें निर्देश देंगे, उन्हें उनकी सहायता करेंगे और बच्चे के प्रति अधिक जागरूक बनेंगे और उन्हें समझें कि बच्चा चाहता क्या है। एक शिक्षक छात्रों के बीच प्रिय बन सकता है उनके गृह कार्य को पूरा करने में उनकी मदद करके, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाकर, उनका पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा करवाकर, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। इसका सही आंसर है उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। शिक्षक छात्रों के बीच प्रिय तभी बनेगा जब शिक्षक छात्रों के प्रति प्रेम भाव रखे, उनके साथ स्नेहपूर्ण और विनम्र व्यवहार करे, उनके हर प्रश्न का उत्तर देने में दिलचस्पी रखे। जब बालक कक्षा में कुछ पूछे तो शिक्षक उनमें इंटरेस्ट दिखाए कि तुरंत मतलब उनके जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे, और उनकी समस्याओं को हमेशा सुने और प्यार और देखभाल दिखाए बच्चों के प्रति। 15वां, एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे? लोकतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, वाद विवाद और स्थिति की अनुमति के रूप में। इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक। शिक्षक के रूप में आप लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें छात्रों को चिंतन और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलेगी। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत, और अनुशासन के स्तर को, शिष्टता और अनुशासन के स्तर को जोड़ती है। ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है एक, और छात्रों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए जो है शिक्षक प्रोत्साहित करते रहते हैं। यदि कोई छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करेंगे, उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। उसे सुधारने के लिए उसे कठोर दंड देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। जब कोई छात्र क्लास में अनुशासनहीन रहेगा तो शिक्षक उसकी समस्या जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा और उसकी मदद करना चाहिए, जिससे कि बच्चे की समस्या की जड़ पहचान में आएगी।
बालक चाहता क्या है? बच्चे के प्रति और अधिक सतर्क बनने और उसे समझने में ये फायदा मिलेगा शिक्षक को। यदि बच्चे के माता-पिता यह शिकायत करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और वह गृह कार्य के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं रहता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे कक्षा के सामने उजागर करें और अपमानित करें, ये नेगेटिव है। बच्चे के प्रति अधिक जागरूक रहें, उन्हें परामर्श देते रहें, ये पॉजिटिव है। अधिक परेशान ना हो क्योंकि माता-पिता पहले से ही मुद्दे के बारे में जानते हैं, ये भी नेगेटिव शब्द है। बच्चे को दंड दें, ये भी नेगेटिव है, तो मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे मतलब कि बच्चे के प्रति अधिक जागरूक रहें और उन्हें परामर्श देते रहें। जब बच्चे के माता-पिता शिकायत कर रहे हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया स्कूल जाने पर और गृह कार्य नहीं करता है, मतलब उसे कोई टेंशन नहीं रहता है गृह कार्य करने के बारे में। तो शिक्षक भविष्य की पीढ़ियों को आकार देने और ढालने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और छात्रों की सफलताओं में मेन इनका योगदान होता है शिक्षक का। एक अच्छे शिक्षक को प्रशंसित करने के लिए निम्न में से कौन-सा सबसे उपयुक्त माना जाता है? उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी समाज में प्रसिद्धि, सम्मान, ज्ञान और सम्मान, अधिकार और शक्ति। इस अच्छे शिक्षक को प्रशंसित करने के लिए इसमें सबसे अच्छा क्या है? ज्ञान और सम्मान। समाज में प्रसिद्धि से शिक्षक प्रशंसित नहीं होगा। अगर आप उन्हें ज्ञान और उन्हें सम्मान देंगे तो वो शिक्षक अधिक प्रसन्नित होगा। शैक्षिक क्षेत्र में किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक ही होता है। सम्मान और प्रतिष्ठा से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं ये। शिक्षकों को प्रशंसित और सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान यही देते हैं शिक्षक। एक प्रारंभिक शिक्षक को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए माता-पिता के साथ बातचीत करने के लिए, सब साथी शिक्षक को समझने के लिए, समुदाय को समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए। तो प्रारंभिक शिक्षक को उच्च प्राथमिकता किसमें देनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा है तो सबसे पहले हमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक है तो स्कूल में हमें इसमें समुदाय से संबंधित ज़्यादा नहीं है, ये बच्चों से संबंधित है। जैसे कि बच्चों की ज़रूरतों और रुचि के बारे में बेहतर समझ के रूप में बच्चों को समझने के लिए उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतया अधिगम की आवश्यकता किसमें दिखाई देती है? सभी छात्र, बालिका छात्र, गरीब छात्र और अक्षम छात्र। तो अधिगम की आवश्यकता किसमें? सभी छात्रों में दिखाई देती है क्योंकि ये समावेशी शिक्षा है ना, तो समावेशी शिक्षा में बालक, बालिका, गरीब छात्र, अक्षम छात्र यानी दिव्यांग बालक जो है, अधिगम, अक्षमता मतलब सभी छात्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सभी छात्र। छात्रों को अधिगम स्पष्ट रूप से कब बढ़ता है? जब छात्र केंद्रित और सक्रिय होता है, जब शिक्षक सक्रिय हो जाता है, जब संस्था का प्रमुख सतर्क और प्रभावी हो जाता है। जो संस्था का प्रमुख है प्रिंसिपल, वो सतर्क और प्रभावी हो जाता है, जब माता-पिता सक्रिय और सहयोगी हो जाते हैं। तो इसमें सबसे छात्रों का अधिगम स्पष्ट रूप से कब बढ़ेगा? तो ये पहला ऑप्शन होगा, जब छात्र केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। अधिगम जैसे एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को बताता है। अधिगम छात्र केंद्रित और सक्रिय बन जाता है क्योंकि सक्रिय अधिगम प्रयास करके और किसी व्यक्ति के स्वयं की प्रक्रिया के परिणामों का अनुभव प्राप्त करके प्राप्त होने वाले अधिगम को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सामग्री को वन्य जीव पर पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मॉडल, दूसरा यात्रा, तीसरा है फिल्म शो, चौथा है स्लाइड शो। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडल के द्वारा। जब बच्चों को वन्य जीव पर पाठ पढ़ाना है तो उसमें मॉडल के द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा सकता है क्योंकि जो वन्य जीव दौरा बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है या खतरनाक हो सकता है। फिल्म, स्लाइड शो उन्हें सीखने का मूर्त अनुभव नहीं दे पाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडल। 23वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा के लिए को वांछनीय माना जाता है? सभी विद्यार्थियों को, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को। चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा को वांछनीय माना जाता है सभी विद्यार्थियों को। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी सभी विद्यार्थियों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण छात्र स्कूल से भाग जाते हैं? शिक्षण विधियों में कमी, शिक्षण विधियों में रुचि की कमी, छात्रों के प्रति शिक्षकों का कठोर रवैया, छात्रों द्वारा अध्ययन में रुचि का अभाव, चौथा है छात्रों के घर से स्कूल की दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षण विधि में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, इसलिए शिक्षण विधि में रुचि की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ बनाने का क्या प्रभाव है? अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, छात्रों का समय बर्बाद करता है, छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करता है, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाता है। तो स्कूल में छात्र संघ बनाने से क्या होगा? जब छात्र संघ होता है उसमें छात्र नेता होते हैं, तो छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करता है छात्र संघ बनाने से। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जब किसी गतिविधि के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं? गतिविधि रचनात्मक होती है, गतिविधि आनंददायक होती है, गतिविधि में शारीरिक कार्य शामिल होते हैं, गतिविधि छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं की जाती है। तो गतिविधि के माध्यम से जब छात्र सीखते हैं तो इसमें क्या होता है, गतिविधि में छात्र स्वयं करते हैं, उसमें स्वयं द्वारा किया जाता है, तो इसलिए छात्र आसानी से सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अधिक सीखते हैं करके, देखकर, अवलोकन करके, पढ़कर और सुनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा करके सीखते हैं। विद्यार्थी किससे सबसे अधिक सीखते हैं? करके। लंबी अवधि और सूचना और अवधारणाओं को बनाए रखना जैसे इसके अंतर्गत आता है। कार्यों के परिणामों से सीखने और अनुभव करने की तुलना में अधिक सीखते हैं विद्यार्थी। छात्र आमतौर पर उन शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं जो छात्रों को अच्छे अंक से पास करें, अपने छात्रों को डराता नहीं है, छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है, सभी छात्रों के साथ मित्रवत है। तो छात्र किस शिक्षक की प्रशंसा करता है? जो अच्छे नंबर से पास करे उसकी नहीं करता। जो छात्र को डराता नहीं है ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन जाएगा जो सभी छात्रों के साथ मित्रवत रहता है। जब शिक्षक छात्र के साथ मित्रवत रहेगा, स्नेहपूर्ण व्यवहार करेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा, उनका उत्तर देने में रुचि रखेगा, तो छात्र उन टीचर के प्रति ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा? उन्हें दयालु व्यक्तियों का व्यवहार दिखाएगा, उन्हें इसका महत्व बताएगा, विद्यालय में संवेदना से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था करेगा, इस संबंध में विभिन्न उदाहरण देगा। तो संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? विद्यालय में संवेदना से संबंधित शैक्षणिक गतिविधि करेगा। जैसे कि और जो ऑप्शन है इसमें शिक्षार्थियों को मूर्त अनुभव प्रदान नहीं करेंगे। गतिविधि कराएगा तो ये मूर्त अनुभव रहेगा ना, करके सीखेंगे शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत बच्चे। प्रौढ़ शिक्षा किसके नियंत्रण में होनी चाहिए? सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों के होने चाहिए, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के होने चाहिए, या सभी के होने चाहिए? तो जो प्रौढ़ शिक्षा है ये सभी के अंतर्गत होना चाहिए। जिससे जो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत इसमें क्या है कि जिन्होंने स्कूली शिक्षा को पूरा नहीं किया, पहले ही छोड़ दिया या नियमित रूप से स्कूल नहीं गए हैं, तो उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा चलाई जाती है या दी जाती है। स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण आप निम्न में से किसे मानते हैं? छात्र संघ का प्रभाव, प्रभावी मार्गदर्शन का अभाव, राजनैतिक परिणाम या माता पिता अभिभावकों का हस्तक्षेप? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रभावी मार्गदर्शन का अभाव। जब छात्र को अच्छा मार्गदर्शन ही नहीं दिया जाएगा तो अनुशासनहीन होंगे ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? विस्तृत और अच्छी पुस्तकें, चिंताग्रस्त अभिभावक, स्कूल का व्यस्त कार्यक्रम, अधिगम वातावरण को प्रेरित करता है। तो अधिगम को प्रोत्साहित करने का सबसे महत्वपूर्ण है, करने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम वातावरण को प्रेरित करना, मतलब ऐसा वातावरण जहां अधिगम अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कठोर अनुशासन बनाए रखता है, छात्रों को अच्छे अंक से प्राप्त करने का तरीका सिखाता है, दिलचस्प तरीके से सिखाता है ताकि बच्चे अधिगम का आनंद ले सकें, चौथा है कभी अवकाश नहीं लेता है। तो अच्छा शिक्षक वही होगा जो दिलचस्प तरीके से सिखाता है जिससे कि बच्चे अधिगम का आनंद ले सकें। 34 नंबर है, गतिविधि तकनीक है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कक्षा केंद्रित और विषय केंद्रित। तो गतिविधि तकनीक क्या है? ये छात्र केंद्रित है। गतिविधि आधारित शिक्षा देने से बच्चे में डिजाइन की गई गतिविधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, जैसे कि जिससे वे अधिकतम स्वायत्तता का आनंद लेते हैं।
गतिविधि तकनीक के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से वे स्वेच्छा से अपनी गति से काम करने की अनुमति इसको मिलती है बच्चों को। छात्रों के अनुभव, समझ और ज़रूरत को प्रधानता दिया जाता है इसमें। अगला है 140 और उससे ऊपर के बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को निम्न में जाना जाता है। किस रूप में? प्रतिभाशाली बालक, बेहतर और बहुत बुद्धिमान, इनमें से कोई नहीं। तो 140 और उससे ऊपर जो होता है उसे प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। जो 90 से 10 होता है वो सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कुछ सीखने की प्रक्रिया और जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। सहयोग के रूप में, आत्मसातकरण, द्वंद्व और रटना। तो कुछ सीखने की प्रक्रिया, जो कुछ सीखा है उसे उसका उपयोग करने की प्रक्रिया कहा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, जिसमें बच्चा जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करता है। 37 नंबर है, प्रतिभाशाली छात्र कैसे होते हैं? अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, उनकी जरूरतों के गैर निश्चय पूर्वक। तो प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? वो अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, बीज के अंकुरण की अवस्था को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विस्तृत विवरण प्रदान करना, बीज वृद्धि के चित्र दिखाना, छात्रों से बीज बोवाना, अंकुरण का निरीक्षण करवाना, और लास्ट है बोर्ड पर चित्र बनाना और विवरण देना। तो बीज अंकुरण की अवधारणा जो बच्चों के सामने वो घटना घटेगी तो वो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, छात्रों से बीज बोवाएंगे और अंकुरण का निरीक्षण करवाएंगे। 39 नंबर है, विकास किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो विकास प्रारंभिक बचपन की अवस्था में, जन्म पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, मध्य बचपन की अवस्था। तो विकास जो है, बालक का विकास गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जन्म के पहले से ही बालक का विकास माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है क्योंकि वे शिक्षार्थियों का व्यापवर्तन प्रदान करते हैं, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं, अधिगम को बढ़ाने के लिए एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं, प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो शिक्षक शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरा 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।